नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको लेके आया हूं कुम्हारों की बस्ती जम्मू में, जहां पे कि भांति भांति के जो बर्तन हैं मिट्टी के वो बनाए जाते हैं। और इस वक्त जो है डॉक्टरों की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है यही है कि वो फ्रिजों का पानी, जो भी लोग हैं फ्रिज का पानी बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि फ्रिज के पानी पीने से ही सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा है, और जिसके चलते कोरोना की जो महामारी है इसको भी कहीं ना कहीं फ्रिज का पानी ना पिएंगे तो उसको भी ब्रेक लगेगी। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके के यहाँ पे बर्तन बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे हमारे जो कुम्हार हैं वो काम कर रहे हैं। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा है मिट्टी के बर्तनों की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है, और उसके डिमांड के चलते जो है हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहीं पे हमारे साथ जो काम करने वाले धर्मवीर जी हैं उनसे हम बात करेंगे। धर्मवीर जी, जिस तरीके से जो काम है आपका, इस वक्त डिमांड कितनी बढ़ चुकी है? उसका काम ये है कि जैसे दर्द लोगों ने ये कहा भी मिट्टी के बर्तन का पानी पीने का पानी थोड़ा कम करना चाहिए, तो उस काम में लोगों को देख जागरूकता आई है, तो लोग मिट्टी के बर्तनों को से करने की सोचा। जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टरों की डिमांड के चलते जो है इस वक्त जो है मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनको मिट्टी लाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं दी जाती, जबकि ये कई ऑफिसर्स के पास जाके परमिशन की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनको मिट्टी लाने के लिए इनको एक टिप्पर जो मिट्टी का लाना होता है उसके लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको मिट्टी लाने की जो परमिशन है जल्द से जल्द दी जाए कि ये अपना काम सुचारू रूप से कर सके और लोगों की मदद कर सके, क्योंकि लोग भी इस वक्त जो है घड़े और जो मिट्टी के बर्तन हैं उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की जो एडवाइस है उसके चलते जो लोग हैं इसकी डिमांड जो है मार्केट में बढ़ चुकी है। लेकिन देखना यह है कि सरकार इनकी जो डिमांड है कब तक पूरी करती है। अनिल गुप्ता, जम्मू। से गुजारा हो रहा है? ये तो बाल बच्चे हैं छोटे छोटे हर का, आता नहीं मिला मैं बोला बच्चों को कमा लूँगा हर का, छोटे छोटे बच्चे हर का। कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे हैं। कैसे गुजारा हो रहा? लोग घर से बाहर नहीं आ रहे हैं फिर भी आप घर से आ जाते रहे, बच्चों को कमाने को आ जाते रहे, रात्रि लोग ले कर रहे नहीं बाजार में क्या कर रहे, सुबह से घूम रहे हैं बच्चों को कमाने को। ऐसे गुजारा करते हो? हाँ। कहाँ रहते हो आप? ये काशी नगर में। सियासी नगर में? काशी नगर बातू लोगों का ना। अच्छा, काश्मीर नगर में। क्या अपील करोगे? कोई आपका पेंशन लगा है, कुछ लगा है? पेंशन तो मेरे पहले से लग गई। अच्छा, लगी हुई है। हाँ। कितना पेंशन आता है? 3000 रुपये मिलता है? उससे भी गुजारा नहीं होता? ना। ये उठाते जाओ चाय। और किसी को मिलेगी नहीं, आपको बिलवाड़ी खाना है। धन्यवाद करते हैं जो बीजेपी में हैं, उन्होंने गरीब जुग्गू के लिए आटा और चावल और नोटरी दिया है, बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। सचमुच अगर वो नहीं होते तो कुछ लोग भूखे मर जाते, लेकिन उन्होंने बहुत सहायता और मदद की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और बीजेपी वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए मदद की। मैं इतना कह के धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जान बचाई उसने, उन्होंने हमारे कोरोना काल में उन्होंने हमारी कुछ न कुछ मदद की है। इस महामारी के चलते अब पूरा देश इस महामारी के प्रकोप को भुगत रहा है, और चाहे समाज सेवी संस्थाएं हों, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं। और इसी को साथ चलते हुए गंग्याल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम और बाकी भी लोग जो हमारे जहाँ सोशल कार्यकर्ता हैं वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं। और ख़ासकर हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र राणा जी के निर्देश के ऊपर
कि हर जगह हर संभव हर व्यक्ति की मदद की जाए और लोगों को अवेयर भी किया जाए, जन जागरण भी किया जाए कि इस कोरोना महामारी में कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, वो हम लगातार कर रहे हैं सब मिलके। और आज हमने जो एक मरहठा बस्ती है, वहाँ के लोग जो थे, वहाँ पे 100 से ज़्यादा घर हैं, वो कह रहे थे हम भुखमरी का शिकार हुए हैं। उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके हमने कोई लगभग 5 क्विंटल के करीब आटा चावल और उसके साथ साथ दालें, बाकी सामान, सब्जियों का सामान वो भी दिया है हमारे साथ। इसी तरह लगातार हम लोगों की जो हमारे पास आ रहे हैं, जो लगता है हमें कि ज़रूरी है, चाहे ऑक्सीमीटर हो, चाहे कोरोना किट हो, चाहे को ऑक्सीजन की मदद चाहिए, चाहे और किसी किस्म की किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है वो मदद चाहिए, हर तरह की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे हमने जो हमारे सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पे कोविड टेस्टिंग सेंटर हैं, कहीं पे जो हमारी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वहाँ पे भी जा के हम देख रहे हैं कि लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। सभी चीज़ों को देखते हुए हम कर रहे हैं। आज मेरे साथ जाशराज जी हैं और हमारे रंजीत सिंह जी, अभिनंदन शर्मा जी, इनके साथ और बड़ी टीम जो है वो लोगों में घर घर जा रही है और गंग्याल का एक वॉलंटियर ग्रुप बना है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और इस वजह से हम लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और हमें जगह जगह अपने जो है कोविड के नाके लगाए हैं। मेडिकल टीम्स के साथ हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं और मेडिकल टीमें जो है लोगों की टेस्टिंग कर रही हैं। मार्केट्स में हम जो है चक्कर लगा रहे हैं और आज इस सिलसिले में मैं यहाँ भी आया था मंडी की मार्केट और जैनी को देखने के किस किस्म का जो हमारा पुलिस का लॉकडाउन है वो इम्प्लीमेंट किया गया है और यहाँ आके देखा हमने कि अच्छे तरीके से लॉकडाउन में लोग बिहेव कर रहे हैं और SOP का भी पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है और हमारी लगातार कोशिश बनी हुई है पुलिस की और लगातार कोशिश कर रहे हैं जगह जगह जाके हम लोगों को जो है अवेयर भी कर रहे हैं और जहाँ कहीं हमें लगता है कि वायलेशन हो रही है वहाँ पे हम जो है चालान कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, इसका पूर्ण मकसद सिर्फ एक ही, जन जन के अंदर इस प्रकार की भावना को उत्पन्न करना कि जिस प्रकार से ये वॉरियर, ये सफाई कर्मचारी लगातार दिन प्रतिदिन बिना किसी छुट्टी के इस देश को, इस शहर को साफ करने में जुटे हैं, जो कोरोना की लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आज उन सभी सफाई कर्मचारियों को, कोरोना वॉरियर्स को यहाँ पर हमने सम्मानित किया है, पूरी वर्षा की है, अपनी तरफ से एक शुक्रिया अदा की
भेंट की प्रस्तुति की है। और भावना सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिस प्रकार से आप लोग हम सब का ध्यान रख रहे हैं, अपने जीवन को मुश्किल में डाल करके, कष्ट में डाल करके और बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, तो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हर एक व्यक्ति ये विचार कर रहा है किस तरह से मैं हाथ धो करके साफ होकर के अपने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करूं। लेकिन ये एक्चुअल कोरोना वॉरियर्स हैं जो हमारी गंदगी को उठा रहे हैं, जो हमको गंदर मतलब हम गंदे न रह पाए, ये खुद चाहे इनको कुछ भी हो जाए, लेकिन इस विषय के अंदर विचार करते हुए ये कोरोना मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरी गलियों के अंदर, मेरे मोहल्लों के अंदर ना फैले। उस तरह के कोरोना वॉरियर जो एक ही बार विचार करते हुए इनके हाथ गंदे हो जाएं, ये नालियों से गंद निकाले, सिर्फ इस भावना के साथ कि ये मेरा क्षेत्र, इनका क्षेत्र सुरक्षित रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, चाहे इनकी जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए। आज कोई व्यक्ति इसके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहता कि ये हमारे हीरो हैं, आए इनका स्वागत करें, आए इन पर फूल की वर्षा करें, आए अगर इनके विषय के अंदर अगर इनका सहयोग और इनकी मदद करनी पड़ी, हमको मिलजुल करके करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कर रहे हैं, हमें साफ रखने का प्रयास करना चाहते हैं। आओ सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे कोरोना वॉरियर के विषय के अंदर हम विचार करें और इनका सहयोग करें, इनकी सहायता करें, इनका सम्मान। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। मीडिया जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम खड़े हैं रघुनाथपुरा मोहल्ला के बाहर। बिल्कुल आप जैसे देख रहे हैं कि उस तरफ पूरी आग, जो नाले के अंदर जो है आग लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो डर के मारे किसी के से गली के हर सुराख से जो है, नाले के सुराख से जो है धुआं बाहर आ रहा था। लोग डर के मारे घरों से बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ देखिए कितनी महिलाएं हैं जो इस वक्त डर के मारे जो है बिल्कुल मोहल्ले के बाहर आके बैठी हुई हैं। और हमारे साथ एक बुजुर्ग बार हैं जो कि इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? प्रेमनाथ जी, क्या वजह हुई कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ा? दिखाई नहीं दे रहा देखो, ये तो काफ़ी देर से नाले छते हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि नाले छते हुए हैं, इसके लिए इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, कचरा लोग फेंकते हैं, नाले में फेंक, इसका ये मेन मकसद है जो हमारा मेडिकल हब बना हुआ है इधर, क्योंकि सारी दुकानें इधर मेडिकल की हैं। ये इस जो रघुनाथपुरा सारा मेडिकल के लिए ही है। और या तो किसी ने इधर एसिड फेंका है, ये भी हो सकता है कि किसी दुकानदारों ने एसिड फेंका है उसकी वजह। लेकिन अभी तक कोई भी मतलब पता नहीं चला कि आग क्यों लगी है, किस कारण से लगी है, अभी तक उसका कोई अभी पता नहीं है। वो भी स्कूटियाँ अपनी हमारे घर के बाहर लगाए जाते हैं, ये बंद होनी चाहिए। हमारी जो नए आए मोहिता शर्मा से भी मैंने यही डिस्कस किया है कि हमारा जो रघुनाथपुर एरिया इसके ऊपर थोड़ा सा कवर करिए, क्योंकि इधर जो स्कूटरी है वो घरों के आगे लग जाती हैं, जिससे कि हमारे जो लोग हैं वो सफ़र हो रहे हैं। और इसके ज़्यादा इसके लिए कोई पार्किंग भी दी जाए, जहाँ जो एमआर आते हैं वो स्कूटरियाँ मोहल्लों में लगा के उधर चले जाते हैं। नाम मैं आपको बाबा वीरा जी के बारे में क्या जानकारी दूं। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो आप दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ से लेके पटना साहब ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी अगर कार सेवा होती थी तो सबसे पहले नाम आता था बाबा वीरा जी। मैं आपको बता दूं कि निशाना गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का, ननियाल गुरुद्वारा बाबा सुंदर सिंह जी का, लाम, दराल, पाटा, कहीं भी अगर कहीं भी गुरुघर की सेवा की जाती थी तो सबसे पहले नाम आता था बाबा वीरा जी का। आज ये हज़ारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं सतनाम वाहिगुरु का जाप पाठ कर रहे हैं। ये बाबा वीरा जी वही हैं जिन्होंने हम लोगों को
गुरु साहब के प्रति श्रद्धा पैदा की, गुरु साहब के प्रति अपना प्यार पैदा किया। आज हज़ारों की तादाद में लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मेरी उस अकाल पुरख वाहिगुरु से प्रार्थना है कि वो जहाँ भी रहे उनको अपने चरण कमलों में स्थान दे, ताकि उनकी आत्मा को जो है वो शांति हो सके। समाचार है, जब हमें सुबह 10:30 बजे फ़ोन आता है, मुझे फ़ोन आया बिंदु सरपंच जी का कि बाबा बीरा जी ऐसे दुनिया में नहीं रहे। हमें परसों ही पता चला कि बाबा जी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और बाबा जी वापस बनिहाल गुरुद्वारे में आ गए हैं। और जैसे ही आज सुबह खबर मिली कि बाबा जी अपना चोला त्याग गए हैं, हम सबके लिए जो भी संगत ने इशारा किया, बाबा जी को US तक संगत जानती थी, मैं जानता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जानते थे, उनके जो मानने वाले लोग बाहर भी आते थे। हम सबके लिए बहुत ही खुद समाचार है, हमें बहुत घात हुआ इस चीज़ का। और एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बाबा जी द्वारा लगाई गई एक ईंट, वो जब तक हम जीवित हैं हम बाबा जी को नहीं बुला सकते। बाबा जी ने हम सबको सेवा का मतलब सिखाया, सेवा कैसे करनी है, ये बाबा जी की देन है। बाबा जी शुरू से ही अपने घर से आके सेवा से जुड़े हुए थे और उनका जो हेडक्वार्टर वो बंगला साहब दिल्ली में था। बाबा जी एक बहुत ही पिछले लॉकडाउन में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले लॉकडाउन में निशारा में 3 गुरुद्वारा साहब बनाए। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ नांदेड़ तक, कश्मीर तक, बारामूला, उड़ी, परमकिला, लुधियानावाड़ी, नौशहरा, रजौरी और इन्हें सारे इलाकों में उन्होंने अपनी आपकी सेवा की, संगत को नाल लिया और इन्होंने पावन पवित्र स्थानों की सेवा संभाल तो नवे सिर उसारी करके कौम सिख जगत में एक नवा उत्साह भी बख्शिया, नाल सेवा करने का उद्यम भी बख्शिया। उस चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के इस वे चेयरमैन भी तो इस सारे जम्मू इलाके में सब तो पहले जो नौशहरा के बाद उन्होंने सेवा कश्मीर के अलावा जम्मू में चांदकोट की समाज बहुत बड़ा स्थान जोड़ा है, इतिहासिक स्थान सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो चरण पे उस स्थान की सेवा भी बहुत रजनीआम की। अज आलीशान बड़ा खूबसूरत गुरुद्वारा साहिब सतगुरु जी की इलाज जो चांदकोट की समाज से अज जोड़ा है सुशोभित है। उसके अलावा सराह उस बाद बाबा जी ने जो चांदकोट की समाज से 24 घंटे लंगर जोड़ा है वो शुरू किया। अज जिन्हें भी कोई मुसाफर बाहरों आना है उस रहने थान से खाण के लंगर जोड़ा है चांदकोट की समाज से मिलता है। इनिया सेवावां बाबा बंदा बाबा जसवीर सिंह जी हैं, जिन्होंने याद करके आज सिर्फ नहीं कह सकते कि सतगुरु जी उन्होंने अपने चरणों कमलों में निवास रखन और इहो ਜਿਹੇ महान सिखता सतगुरु जी आप कृपा करके फेर सानूं देण ताकि असीं ऐसे महापुरुषों के नाल लग करके भी असीं भी इस सेवा की जी भावना है इसमें असीं भी सिर चढ़ सकीए, असीं भी सेवा भी दे सकीए। ऐसी महान आत्मा ये कदे सदियों में ही कोई जीव कोई महान पुरुष इस दुनिया में आते हैं जोड़े निष्काम सेवा करते हैं और अपना घर बार छड़ करके सिर्फ तो सिर्फ लोकाई की सेवा, लोगों के भले वास्ते, लोगों की लोकाई वास्ते हॉस्पिटल जोड़े उन्होंने बनाए जिन्हें पहले भी दस्या। इस तो अलावा जो बंगला साहब विखे जो दिल्ली विखे जो हॉस्पिटल जिन्हें भी इस वे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के अधीन चल रहे हैं, उन्होंने सारे गुरुद्वारों की सेवा भी जी है वो इस संस्था ने की। खास तौर पर मोदी जो हैं बाबा जसवीर सिंह बीरा जी जिन्होंने बीरा जी कहा जाता है उन्होंने की। अज देखते हैं कि चांदनी चौक जो अज जिथे अज बड़ी सभा बनी हुई है उस स्थान की सेवा भी इस संस्था ने की, जिथे सतगुरु शाही श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने अपना शीश बलिदान किया। उस स्थान की सेवा भी इस संस्था करवा रही है, जिसमें बाबा बीरा जी फोटो खिलता डॉक्टर साहब तरफ पूरी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए दुख की बात है कि जो हमारे जिसको हम माइनस लीडर कहते थे प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता साहब जिनका कोविड की वजह से देहांत हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट की तरफ से हमने आज यहाँ पार्टी स्टेट ऑफिस श्रीनगर में उनको खराज अकीदत पेश किया। प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता की अगर हम बात करें एक वाकई में जिन्होंने देश की डेवलपमेंट में या देश की तरक्की में काफ़ी योगदान दिया था,
प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे, यूनियन मिनिस्टर थे, और तब करगिल युद्ध हुआ था। तो जो करगिल युद्ध की जो जिम्मेवारी थी तब इन्हीं के ऊपर आई थी, उन्होंने पूरी तरीके से वो निभाई थी। एक बहुत बड़ा नुकसान है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए, और आज हमने यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी। इधर से कोई इधर तक पुलिस तो हर जगह नाका लगा रही है ताकि सिर्फ जिनके इमरजेंसी काम है वो निकल सके, पर काफ़ी लोग हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ता है, ऑफिसेज जाते हैं, बहुत सारे काम है। ये लॉकडाउन का तीसरा हफ्ता चल रहा है, तो काफ़ी लोग हैं जिनके काम भी रुके हुए हैं, हमें वो भी देखना पड़ता है। इसके कारण शायद आपको ट्रैफिक ज़्यादा दिखने को मिल रही होगी, बट लोगों से अभी हमारी गुजारिश यही है कि लॉकडाउन का सारे रूल्स का पालन करें और घर में बैठे, ताकि हेल्प करें पुलिस को, ताकि वो लॉकडाउन हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकें। ये खुलती है सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक। क्या उस समय कोरोना घर रेस्ट करने के लिए चले जाता है? कोरोना घर रेस्ट करने चले जाता है, रात का निद्रा हुआ होता है वो रेस्ट करने के लिए चले जाता है। उसके बाद जब हम लोग बाजार निकल रहे हैं तो कोरोना सामने आ जाता है। क्या हमें कोरोना हमारे अंदर बढ़ा हुआ है? मुझे ये किया जा रहा है या उनका अपना दिमाग नहीं है? भैया मुझे बताओ, 2 घंटे के लिए आप कहते हो कस्टमर नहीं आना चाहिए, जब कस्टमर आएगा आपको हथकड़ी लग जाएगी। मैंने ऊपर लेवल में बात की, उन्होंने कहा भैया आपने दुकानें खोलो, मैं सजावट नहीं करनी, माल बाहर नहीं लगाना। तो खोलेंगे क्या बात है फायदा? कह रहा देखो भैया मेरी दुकान के चूहे ने कितना माल खराब कर दिया, वो क्या करेगा? मुझे बताइए क्या करेगा? हम 2 घंटे में क्या करेंगे? मुझे बताइए, ये दुकानदार ये 2 घंटे में क्या करेगा? और तो कस्टमर आ जाएगा तो बच्चा इसके साथ में ये साथ में आप करेंगे साथ में इतनी गुंडा करती। ठीक है, हमें तो दोरी मार पड़ रही है, आगे कुआं पीछे खाई, पैसे हमारे। बेसिकली ना धुआं जहाँ से निकल रहा था बहुत ज्यादा, इधर से भी नहीं पता लगता। उस समय तुरंत बाहर निकले, मोहल्ले के जितने लोग थे सबको बाहर निकाला घरों में ताले लगा के। तो मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ। 1 बजे की आग लगी है, अभी तक धुआं हमारे यहाँ पे ऐसे ही है, हम लोग धूप में चल रहे हैं। एक तो कोरोना का यहाँ पे बहुत ज्यादा कहर है। ये तो दिन था कि हम लोग बच गए हैं, रात तो हम लोगों ने सो जाना था। हमें तो पता भी नहीं चला, हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं बोल सकते, किसकी लापरवाही किसकी नहीं। लेकिन हमारे लिए तो मुश्किल हो गया ना ये चीज़, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल। हम धूप में खड़े हैं, इस समय यहाँ कहीं खड़े होने की जगह उसी को आग लगी है, और इतना गंदा धुआं कि हमारा नाला पूरा मतलब काला हो गया, इतना गंदा धुआं है। पहली बार हुआ ऐसा, मेरी शादी को 20-22 साल हो गया, क्योंकि पहली बार मैंने देखा इतना गंदा धुआं और इतनी बुरी हालत है। में नाज़रीन, आपको जेके न्यूज़ ब्रेक्स में हम इस वक्त हाजिन बांडीपुरा में, यहाँ पर सुबह एक नौजवान नहाने निकला दरियाई झील के किनारे, वहाँ फिसलन की वजह से वो पानी में जा गिरा और अब तक उसकी लाश जो है वो बाजियाब नहीं हुई है। लेकिन
हमारे डीसी साहब की बदौलत उन्होंने यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भेजी है और उन्होंने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करके दरिया में ज़बरदस्त मेहनत की, और लेकिन उनके हाथ कामयाबी नहीं लगी। मैं आज आपको ये भी विजुअल्स में दिखाऊंगा जिस तरीके से एसडीआरएफ के जो जवान हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की, लेकिन हमारे जांबाज सिपाही जो हैं, हमारे डीएसपी हाजिन और एसएचओ हाजिन, वो भी आंजाब थे और सेना के जवान भी आंजाब थे, और आप देख सकते हैं एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो भी आंजाब है, लेकिन काफ़ी मेहनत उन्होंने की है। इस वजह से वो इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं और बाद में वो और काम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरीके से डीसी बांडीपुरा ने यहाँ पर गोताखोरों को भी बुलाया और नेवी के जो जवान हैं वो भी यहाँ आएंगे अभी अपकमिंग टाइम में, वो भी यहाँ पर आएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने कैमरा में से आप दिखाइए जिस तरीके से यहाँ दरियाई जाले में वो लाश ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन एसडीआरएफ के जवान जो उनके हाथ अभी तक कामयाबी नहीं लगी है, क्योंकि यही अब आप देखने को मिलेगा किस तरीके से वो लाश को बाजियाब करने में कामयाब हो जाएंगे। देखते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो जवान एसडीआरएफ के जवान हैं या नेवी के जो जवान हैं वो किस हद तक कामयाब हो जाएंगे। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बांडीपुरा हाजिन से बशीर खान के इजाजत, खुदा। नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो अरब सागर में जो तूफान आया था उसमें नौसेना द्वारा, हमारे भारतीय नौसेना द्वारा लोगों को बचाया गया है, जिसमें 188 लोगों को ज़िंदा निकाला गया है और जिसमें 22 शव बरामद किए गए हैं अभी तक, और 50 लोगों की गुमशुदा की तलाश है। अभी तक नौसेना द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। और दूसरी तरफ गुजरात की बात करें, गुजरात में भी काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है जिसमें तूफ़ान के कारण, और आज प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ पे सर्वे किया गया एरियल, जिसमें सीएम गुजरात के साथ में थे और उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है कि गुजरात में कितना नुकसान हुआ है। उसी को मद्देनज़र देखते हुए आज वहाँ पे मीटिंग भी प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। नौसेना का बहुत ही तेज़ी से ऑपरेशन चला और काफ़ी हवाएं 100-150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में तेज़ी से हवाएं चल रही थी, जिसके कारण ये काफ़ी नुकसान हुआ है गुजरात में। और अरब सागर में जो लोग फंसे थे उनको कुछ को निकाल लिया है, कुछ की तलाश अभी जारी है। कपिल सुदन के साथ जेके न्यूज़ ब्रेक जम्मू। तो ब्लैक टॉपिंग का काम रामनगर के कुछ एक जगहों पर हो रहा है। मैं तो पहले धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि बहुत दिनों की ये हमारी मांग थी, इसको पूरा भी किया गया। लेकिन जिस तरह से इन्होंने समझौता किया हुआ है इस पूरे जो ब्लैक टॉपिंग का काम है, और इसकी गुणवत्ता अगर आप यहाँ पर देखें, कल ही यहाँ पर लुक जो है वो पड़ी है, और आज ही आप अगर पैसे का आप जिस तरह से आपने यहाँ पर किया हुआ है, ये रामनगर की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ साथ ही कुछ जगह जो है उन्होंने छोड़ दी है, कुछ जगह पर डाली भी है लुक, तो आधी इंच कहीं पर सिर्फ काला करके इसको छोड़ दिया है। मैं एसडीएम रामनगर और डीसी उधमपुर से भी ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी हो और उसको देखा जाए कि इस तरह की लुक जो है वो कोरोना काल में कौन ऑफिसर जो है वो कोरोना काल का फ़ायदा उठा करके और आम जनता का, जो गरीब जनता का जो पैसा है उसको लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं हुई है अभी तक? देखिए, जो शहर के किनारे वाले इलाके थे, चाहे वो डालसर वाला रोड था, चाहे वो थाने के पास वाला रोड था, बाज़ार की जो रोड था, जहाँ बस स्टैंड का जो रोड था, यहाँ पर लुक पड़नी थी। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, जो लुक डालने के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उन मापदंडों की सरासर अनदेखी जो है वो रामनगर में की गई है, और पैसा उगाने का काम, पैसे ऐंठने का काम जो है ये विभाग कर रहा है, जिसको रामनगर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। डिस्ट्रिक्ट का कोविड मिटिगेशन मेजर्स को लेकर जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनका वीडियो परमिशन सर आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द मीटिंग। 178 विलेजेस एंड 229 पंचायत। सर यहाँ जो पंचायत है वो विलेजेस से ज़्यादा है। ये यूपी के इस एस मेंशन इन द वो बना के रखा है। एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बना के रखा है, बाकी जितने भी हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
तब आपने हर एक विलेज की 22 लेवल टीम बनाई, तो उसमें हर एक विलेज में तो नहीं बट कितनी आपने कि आप एग्जिस्टिंग टीम्स को ब्रेकअप करके एक्सपैंड कर। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हूँ। मेरे साथ में MD नेशनल हेल्थ मिशन है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू है और WHO के सीनियर साइंटिस्ट हैं। मेन पर्पज़ ये था कि पुंछ दूर दराज का इलाका है कि यहाँ आकर के कोविड मैनेजमेंट और कोविड कंटेनमेंट मेजर्स सब चीज़, वैक्सीनेशन, जितने भी फैक्टर्स हैं कोविड कंटेनमेंट और कोविड मैनेजमेंट के, उनका रिव्यू करना है। तो अभी पिछले 2-2.5 घंटे से DC साहब के साथ और जो यहाँ के हेल्थ ऑफिसर्स हैं, अदर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं कोविड के लिए, सबसे हमने फीडबैक लिया और यहाँ की पोजीशन रिव्यू की। अच्छा काम हो रहा है, सब लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे कुछ हमें बताया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि काफ़ी चीज़ों के लिए हमें जम्मू पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और भी कई चीज़ें बताई जो कुछ इनको आवश्यकता है, तो वो हमने रिव्यू किया, नोट किया है, और यहाँ पे जो भी रिसोर्स कमी आने नहीं दी आने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड ब्रीफिंग रखी गई है और हर हफ्ते में हर डिस्ट्रिक्ट को 2 बार जो है कोविड का ब्रीफिंग करना है। उसका जो मेन मकसद है यही है कि लोग ये जाने कि कोविड को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या तैयारियां कर रखी हैं और कोविड की सिचुएशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तैयारियां जो पिछली बार भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमने टेलीमेडिसिन की सर्विस शुरू की है, हमने 24/7 जो है कंट्रोल रूम बना के रखे हुए हैं। जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनकी लाइन लिस्टिंग करने के लिए हमने टेस्टिंग के लिए टीम्स बना के रखी हैं, वैक्सीनेशन के लिए टीम्स बना के रखी हुई हैं, और एंट्री पॉइंट्स पे हम जो है विजिट से टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा जो चिंता का विषय है जो डिस्ट्रिक्ट में वो ये है कि घर में जो है नहीं रहिए जिनको सिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें आप लोग भी जो है वो सहायता पहले भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारी ये सभी लोगों की मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जो जनता है उनको कोविड केयर सेंटर तक लेना है, उनको अस्पतालों तक लाना है, तो उनको घर में ही इलाज ना करने दें। और कुछ लोग जो हैं वो जो है SOPs की भी वायलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी IEC एक कैंपेन हमने चला के रखी है। उनको डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं, लोकल भाषा में बता रहे हैं। हमने पैम्पलेट्स दिए हैं उर्दू में जिनको वो पढ़ने में उनको आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ों पे हम जो है मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है तो वैक्सीनेशन के लिए हमने 10 दिन का जो है कैंपेन चला रहे हैं, उसमें 3 दिन तो चले गए हैं, अभी 7 दिन और हैं हमारे पास। हमने 45+ जो एज ग्रुप है उसका 100% वैक्सीनेशन का टारगेट लेके चल रहे हैं, और हमें वैक्सीनेशन की सप्लाई भी बढ़ गई है। और हमारा जो वैक्सीनेशन करने का पर डे टारगेट है वो भी हम पिछले अगर कुछ दिनों से कंपेयर करें तो हमने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो कल हमने 30,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है, और आज हमें उम्मीद है कि ये फिगर 5,000 तक जो है चली जाएगी। इस टाइम तक टोटल वैक्सीनेशन इस टाइम तक जो हमारे टोटल वैक्सीनेशन है हमने 1,45,000 लोगों को वैक्सीनेशन करनी है, और उसमें से हमने 85 कर रहे हैं कि कुछ ग्रुप और गाँव को मिलाकर 30 बेड का वहीं जो है कोविड केयर सेंटर बनाया जाए ताकि उनकी मैनेजमेंट गांव में ही हो जाए। उसके अलावा जो जितनी भी टीम्स हमने बनाई हुई है उसकी IEC कैंपेन को हम बढ़ा रहे हैं, गांव में जो उनको बढ़ाकर जो है बता रहे हैं कि इसके लिए आपको डूज एंड डोंट्स क्या हैं। उसके लिए हम जो यहाँ का लोकल रेडियो चैनल है उसकी भी सहायता लेने जा रहे हैं, और उर्दू के साथ साथ हम गोजरी और आपकी जहाँ की जो लोकल पहाड़ी भाषा है उसका भी इस्तेमाल करके लोगों को ये बताने वाले हैं कि गांव, खास करके गांव के एरिया में जहाँ और कोई मीन्स नहीं है इसके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के, कि आप लोग जो है ये SOPs का पालन करें, और ये जो जहाँ अगर कोई लोग बीमार हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं। जिन लोगों को हॉस्पिटल्स में आने की ज़रूरत है वो हॉस्पिटल में आएँ, जिनको टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत है वो टेस्टिंग करवाएं, और रूरल एरिया को आने वाले दिनों में हम जो है वो फोकस करने वाले हैं। वहाँ की जो जनता है वहाँ को हम फोकस करने वाले हैं, और हम लोगों को जो है वैक्सीनेशन करने वाले हैं। 18+ जो वैक्सीनेशन है वो अभी तक शुरू नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने
महकमा टूरिज़्म जो है इसको मेंटेन करने में या इसको दोबारा तामीर करने में को कैप्चर कर लिया और उसमें खुद घुस गए। काफ़ी अरसा तक वे इसमें बैठे रहे और बिल्डिंग की कोई रिपेयर नहीं की। फिर जैसे ही थोड़े से हालात सुधरे वो बाहर निकले और उसके बाद आर्मड की एक टुकड़ी जो थी वो जाके उसके अंदर पहुंच गई और 10 साल तक आर्मड की टुकड़ी ने उसको नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल करने के बाद जब आर्मड ने वापस दिया टूरिज़्म को तो वो एक ढांचा बना हुआ था। अब टूरिज़्म वालों ने कहा कि हम इस ढांचे को क्या करें, लेकिन फिर भी उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ग्रांट आती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी ग्रांट आती है। अगर वे चाहते टूरिज़्म वाले तो अपनी उस ग्रांट से इसको मरम्मत करके दोबारा ये टूरिज़्म के लिए खोल सकते थे। हालांकि वो स्पॉट ऐसा है कि जो शादरा शरीफ टूरिस्ट या ज़ायरीन जाते हैं या जो मुगल रोड को देखने के लिए टूरिस्ट या ज़ायरीन जाते हैं वो सब वहाँ पर क़याम कर सकते थे और हमारी गवर्नमेंट को एक अच्छी इनकम वहाँ से क्रिएट हो सकती थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ग्रीन इंडिया का सपना देखा था। डिजिटल इंडिया तो काफ़ी हद तक आगे निकल गया लेकिन ग्रीन इंडिया पीछे रह गया है। ग्रीन इंडिया और अब हमारे रजौरी शहर के अंदर हमारे नए डिप्टी कमिश्नर जनाब शवन जी आए हैं। मैं चाहता हूं कि शवन जी की नज़रें जो हैं वो इस बिल्डिंग पर उठें क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें उन्होंने खाली करवाई हैं जो इलीगल ऑक्युपाइड थी। तो ये बिल्डिंग भी इस वक्त जो है वो पिया पिया पुकार रही है। अगर उस बिल्डिंग पर थोड़ा सा खर्चा किया जाए एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। मैं ये भी मानता हूं कि कोविड चल रहा है लेकिन कोविड के इन हालात में हमें जीना है और कोविड के साथ मुकाबला करना है, ना कि डर के छुप जाना। अल्लाह शाह हमदान जैसे इस रास्ते से गुजरे हैं लेकिन हमारी सरकार की आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है। या तो वो टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहती है या किसी साजिश के तहत इसको दबाना चाहती है। वरना क्या कमी है कि टूरिज्म में जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो आज घरों में बैठे हुए हैं डिग्रियां लेकर और अनपढ़ लोगों को प्रमोशनें दे देकर जनाब टूरिस्ट का बहुत से बड़ा अधिकारी बना दिया है। इसलिए गवर्नर साहब को सोचना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हर चीज की तरफ सोच रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि जिस दिन 2014 में मैं हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठे थे तब से एक बहुत बड़ा सवाल जो है हमारे पीछे लगा हुआ है, कभी सैलाब की शक्ल में, कभी इलेक्शन की शक्ल में, कभी कोविड की शक्ल में। पहले भी आम जनता की मदद के लिए हमेशा आगे आई है। हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी किए और मुझे यहाँ से एक रिक्वेस्ट आया कि यहाँ पे लोगों को राशन की ज़रूरत है लॉकडाउन की वजह से। उसको देखते हुए हमने ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा। इसमें V2 केयर HSW फाउंडेशन जो हैं जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, हमने ये 170 आदमियों का तकरीबन हमने रखा है अरेंजमेंट। जितने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मिस्टर नवीन हैं जो कि मुझे अप्रोच किए थे, इन्हीं के वजह से हम यहाँ आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के मैक्सिमम फैमिली जिनकी रिक्वायरमेंट है, जो नीडी फैमिली है, उनको हम दे पाएँ। जा रहे हैं जो हमारे चमनलाल गुप्ता जी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं बलिया स्टेशन पे और साथ में अभी वो पैटर्न थे, तो इसलिए उनकी कल प्रेसिडेंट कबड्डी एसोसिएशन उधमपुर, मेरे साथ अशोक जी हैं जनरल सेक्रेटरी कबड्डी एसोसिएशन उधमपुर के, नवीन शर्मा जी हैं, अश्विनी खजूरिया जी हैं और करुण जी हैं। आज हम मिनी स्टेडियम उधमपुर में इसलिए इकट्ठा हुए थे कि कल हमारे जो प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी जो एक कदावर नेता भी थे हिंदुस्तान के और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं,
और कबड्डी एसोसिएशन मेचर कबड्डी एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के वो प्रेसिडेंट भी थे। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स के लिए। एक बार फिर मैं सभी आप मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज वो हमारे साथ यहाँ मिनी स्टेडियम में आए हैं। और मैं एक बार फिर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी को श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी दुआ करते हैं कि भगवान उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है और लोगों की भलाई के लिए वो हमेशा याद रखी जाएगी। मॉर्निंग में यहाँ पर ड्यूटी की जगह जसपाल ब्रिज के सामने एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है इनोवा का, जिसमें 9 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम श्रीनगर टुवर्ड्स जम्मू और इट रोल डाउन इनटू रिवर चिनाब। लकीली 3 रेस्क्यू कर दिया गया, जिसमें एक हवाले से हमने आर्मी की मदद से डाइवर टीम भी यहाँ पर लाई है, जो इस वक्त किसी पर्सन को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें कुछ गाड़ी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, बैग भी रिकवर हुआ है और हमें उम्मीद है कि जो मिसिंग पर्सन हैं और जो गाड़ी है फ्रॉम इनिशियल जो हमें रिपोर्ट मिली है 9 पर्सन दे ऑल बिलोंग टू इग्नोर और वो श्रीनगर में एक साइड में काम करते वापस जा रहे थे। फुल सर मेरा नाम TSO है। मेरा नाम मदन लाल शर्मा है। मैं TSO हूँ उधमपुर में। तो हमारे 70 बंदरों की सैम्पलिंग होगी जहाँ, तो 70 अभी 40 बंदरों की सैम्पलिंग हो चुकी है, तो बाकी 30 बंदे अभी आ रहे हैं, तो सबकी सैम्पलिंग होगी।